नमस्कार, मैं हूं मनीष मिश्रा। स्वागत है आप सबका जागरण न्यू मीडिया के इस लोकप्रिय कार्यक्रम जागरण डायलॉग्स में। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं आपके फायदे की। हर माता पिता अपने बच्चों को आर्थिक रूप से सुरक्षित भविष्य देना चाहते हैं और लगभग हर पेरेंट्स की फाइनेंशियल प्लानिंग में बच्चों की उच्च शिक्षा और उनका उज्जवल भविष्य शामिल होता है। बच्चों की वित्तीय जरूरतों की पूर्ति के लिए जरूरी है कि उनके लक्ष्यों के हिसाब से निवेश किया जाए। स्पेशल नीड्स वाले बच्चों की जरूरतें और भिन्न होती हैं। आज हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे कि अपने बच्चों की उच्च शिक्षा और उनके उज्जवल भविष्य के लिए हमें कहाँ-कहाँ निवेश करना चाहिए, ताकि निवेश पैसों में अच्छी ग्रोथ भी हो और वो सुरक्षित भी रहे। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जितेंद्र सोलंकी जी। स्वागत है जितेंद्र जी जागरण डायलॉग्स के इस नमस्कार। कार्यक्रम में। शुरुआत करते हैं बच्चों के भविष्य की प्लानिंग के साथ। बच्चों के भविष्य की जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए? देखिए मनीष जी, बच्चों का जब हम भविष्य की प्लानिंग करते हैं तो हर माता पिता के लिए बढ़िया एजुकेशन हो, है ना, बच्चों को अच्छी से अच्छी जो एजुकेशन मिले और उसके बाद मैरिज। तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण गोल होते हैं जो हर माता पिता के होते हैं। अब इन लक्ष्यों में जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो ये कि हम डिले नहीं कर सकते। अगर एजुकेशन एक एज पे आनी है तो उस एज पे आनी है, आप उसको डिले नहीं कर सकते। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग सही समय पे करना जो है, निवेश को सही समय पे शुरू करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात, माता पिता को ये अनुमान लगाना चाहिए कि आखिर उसकी एजुकेशन के लिए कितने राशि की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन भी है, जिस हिसाब से एजुकेशन की कॉस्ट बढ़ती है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये सबसे बड़ा अनुमान लगाना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एजुकेशन के लिए कितने फंड की जरूरत पड़ेगी। और उस फंड के लिए जब तक आप माता पिता उसका पता लगाएंगे तभी वो ये पता लगा सकते हैं कि आज उनको कितनी सेविंग करने की जरूरत है। जब ये अनुमान लग जाता है तो उनको पता लगता है कि वो सेविंग आज वो कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये, क्योंकि एजुकेशन कॉस्ट हाई होती है, इसलिए बहुत जरूरी है कि प्लानिंग या निवेश शुरू में किया जाए। मेरी राय में बच्चों का जब जन्म होता है उस जन्म के साथ उनके लिए निवेश भी शुरू हो जाना चाहिए। निश्चित रूप से एक बात करते हैं सर कि आमतौर पर जो पेरेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि आज अगर जब मेडिकल की पढ़ाई में उसकी फीस जो है 50 लाख रुपए जा रही, तो वो 50 लाख रुपए जमा करने की सोचते हैं। आपने अभी इन्फ्लेशन एडजस्टेड इन्वेस्टमेंट अप्रोच की बात की है, तो हम ये जानना चाहते हैं और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि अगर 50 लाख रुपए अभी मेडिकल की पढ़ाई की फीस है, तो ये 10 साल बाद 15 साल बाद ये फीस कितनी हो जाएगी अगर जब हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करें? देखिए, आमतौर पर अगर मैं एक उदाहरण के तौर पे लूं, अगर 10 लाख का आज की डेट में खर्चा है और मैं 10% इन्फ्लेशन लेता हूं, तो ये 10 साल में जाकर आपका 50 लाख तक बढ़ जाता है। यानी कि माता पिता को 10 लाख की नहीं 50 लाख की जरूरत पड़ेगी 10 साल के बाद। क्योंकि हम मतलब इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन भी एक हायर है। अगर एजुकेशन कॉस्ट देखें तो वो आमतौर पर हम 6-7% का इन्फ्लेशन लेते हैं घर के खर्चों के लिए, बाकी खर्चों के लिए। लेकिन जब एजुकेशन की बात आती है तो हर साल जिस हिसाब से फीस बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है एजुकेशन को लेके, तो उसका इन्फ्लेशन भी हाई होता है। तो ये वो डिफरेंस है। 10 लाख की नहीं, उनको आज उनको 50 लाख की उनको आगे जरूरत पड़ेगी, तो उनको 50 लाख का कॉर्पस लेके सोचना पड़ेगा। निश्चित रूप से ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है। अब बात करते हैं जो ट्रेडिशनल अप्रोच है सेविंग्स का और इन्वेस्टमेंट का। उसमें हम बैंक और पोस्ट ऑफिस के फिक्स डिपॉजिट में निवेश करते हैं। मतलब हमारे पूर्वज भी वही निवेश करते रहे हैं जी। रियल एस्टेट और गोल्ड के अलावा। तो क्या बच्चों के भविष्य के लिहाज से फिक्स डिपॉजिट जैसे जो बचत के विकल्प हैं, निवेश के विकल्प हैं, उनका चयन किया जाना चाहिए? देखिए, किसी भी निवेश के दो डेविल होते हैं, एक होता है इन्फ्लेशन और एक होता है टैक्स। अगर ये डेविल आपने अपने निवेश में एड्रेस नहीं किए हैं तो बहुत मुश्किल होगा पर्याप्त राशि को जमा करना। मेरी राय में अब बच्चों की, क्योंकि ऑलरेडी हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं जो ज्यादा है, आपको ऐसा निवेश चुनना होता है जहां पे आप इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न कमा सके। तो अगर मैं ये बोलता हूं कि 6% या 7% का इन्फ्लेशन है, तो मुझे 7% से ज्यादा कमाना पड़ेगा, तभी मैं पैसे को बढ़ाऊंगा, तभी मैं उस राशि को जमा कर सकता हूं अपनी रिक्वायर्ड सेविंग के अनुसार। तो इसलिए निवेश के विकल्प, खासकर जो ट्रेडिशनल डिपॉजिट्स होते हैं,
ये निवेश के लॉन्ग टर्म या लंबी अवधि के निवेश के हिसाब से सही नहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन एड्रेस नहीं हो पाता है। तो निवेश वो चुनना चाहिए जिसमें आपका इन्फ्लेशन बीट हो सके और टैक्स एफिशिएंट हो। डेट सेगमेंट की अगर जब बात करें तो पीपीएफ काफी ज्यादा लोकप्रिय है लोगों के बीच। पीपीएफ 15 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है उसका। तो बच्चों के पढ़ाई के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए पीपीएफ में इन्वेस्ट करना लोगों के लिए कितना लाभदायक हो सकता है? देखिए, पीपीएफ का जो सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण रहा है वो ये कि एक तो जो ब्याज मिलता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, दूसरा इसमें कंपाउंडिंग होती है। अब कंपाउंडिंग है और अगर आपको ब्याज पे कोई टैक्स नहीं मिल रहा है, तो यानी कि अगर पीपीएफ आपको लंबी अवधि में 7.5-8% का रिटर्न निकालता है, तो आपको एक्चुअल में 7.5-8% का रिटर्न मिलेगा, जो एक डेट प्रोडक्ट के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। तो मेरी राय में पीपीएफ एक अच्छा निवेश है, और माता पिता को इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में सोचना चाहिए, निवेश करना चाहिए। सिर्फ इतना है, क्योंकि लंबी अवधि का निवेश है, 15 साल होराइजन होता है, तो शुरुआत में ही स्टार्ट हो जाना चाहिए पीपीएफ में निवेश। अब हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को इस संदर्भ में उनका मार्गदर्शन कीजिए कि हमने अभी बात की डेट में पीपीएफ की, फिक्स्ड डिपॉजिट की, और अब बात हम करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंडों की। इसमें कितना कितना एलोकेशन उनका होना चाहिए ताकि उनका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है बच्चों के भविष्य के लिए, उनके हायर एजुकेशन के लिए, वो एक पूर्ण रूप से, मतलब वो तो इंडिविजुअली आप बताते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के तौर पर कि किसका कितनी जरूरत है, किसकी कितनी रिस्क लेने की क्षमता है, लेकिन अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो कहाँ कितना एलोकेट करना चाहिए? ओके, देखिए, हम लॉन्ग टर्म रिटर्न की बात कर रहे हैं, लंबी अवधि में एक अच्छी राशि जमा करने की बात कर रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि भाई इन्फ्लेशन भी बीट करना चाहिए। जब मैं इन्फ्लेशन को बीट करने की बात करता हूं, तो इसका मतलब मेरा जो रिटर्न है पूरे पोर्टफोलियो का, वो 7% से ज्यादा तो आना चाहिए, तभी मैं इन्फ्लेशन को बीट कर पाऊंगा। अब इसके लिए पीपीएफ है या और डेट इंस्ट्रूमेंट है, वो पर्याप्त नहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि आपका रिटर्न जो है लगभग इन्फ्लेशन के बराबर ही होता है आज की डेट में। तो क्योंकि रिटर्न फिक्स नहीं रह गया, वेरिएबल है, तो पीपीएफ में भी हम रिटर्न उसी के आसपास हम सोचते हैं। तो इसीलिए इक्विटी जैसे प्रोडक्ट में निवेश जो है एक जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक ऐसा निवेश जिसके अंदर आप लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, 10% से ज्यादा रिटर्न कमाने की क्षमता है इक्विटी प्रोडक्ट्स के अंदर, तो इसलिए इक्विटी में निवेश जरूरी हो जाता है। अब जैसा आपने पूछा कि कितना निवेश करना चाहिए, आमतौर पर जी। अगर हम देखें, तो अगर लंबी अवधि है और अगर आपने 50-50 का अगर रेशो लिया है कि मैं 50% अपना सरप्लस इक्विटी में डालता हूं और 50% मैं जो है डेट के अंदर डालता हूं, तो वो एक अच्छा बैलेंस पोर्टफोलियो बन सकता है। इसके बियॉन्ड आपकी अपनी पर्सनल रिस्क कैपेसिटी जो है वो डिसाइड करेगी, लेकिन मेरी राय में अगर आप 50% इक्विटी में डालते हैं और 50% डेट इंस्ट्रूमेंट जैसे पीपीएफ में डालते हैं, तो मेरी राय में वो अच्छा पोर्टफोलियो हो सकता है बच्चों की एजुकेशन के लिए राशि जमा करने की। जी। अब हमने पीपीएफ की बात की, साथ ही अब हम गर्ल चाइल्ड के लिए बात करेंगे। जो सरकार की योजना है सुकन्या समृद्धि योजना, इसमें कुल निवेश का कितना हिस्सा इन्वेस्ट किया जाना चाहिए बच्चों के, उस बच्ची के भविष्य के? देखिए, गर्ल चाइल्ड के लिए सुकन्या समृद्धि स्कीम को लॉन्च किया गया था, और एक अच्छा प्रोडक्ट है। अगर हम जी। प्रोडक्ट के फीचर्स को देखें, जिसमें कि आपको रिटर्न थोड़ा ज्यादा मिलता है, और दूसरा जो इसका यूटिलाइजेशन है वो लमसम आपको नहीं मिलता है। एजुकेशन के हिसाब से जब बच्चा 18 साल का होता है, तो एजुकेशन के हिसाब से आपको इंस्टॉलमेंट में राशि मिलती है, और बाद में 1 साल पूरे होने पर या उसकी मैरिज होने पर आपको जो है लमसम राशि मिल जाती है, मैच्योरिटी हो जाती है। तो एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया गया है। अब इसमें कितना निवेश करना चाहिए, मेरी राय में जब आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स ले रहे हैं, तो पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि, इन दोनों में से एक ही प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए। आपको दोनों प्रोडक्ट में निवेश करने की जरूरत नहीं है। तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, और अगर गर्ल चाइल्ड है, तो आप जो 50% का जो राशि मैं बोल रहा हूँ लंबी अवधि के लिए, वो आपका सुकन्या समृद्धि स्कीम में आ सकता है, जिससे कि जो रिटर्न है वो आपका पूरे पोर्टफोलियो का बेहतर होगा, इक्विटी के साथ भी और सुकन्या समृद्धि जैसी स्कीम के साथ भी। तो मेरी राय में डेट का इंस्ट्रूमेंट जब आप चूज करते हैं, गर्ल चाइल्ड है
तो उसमें सुकन्या समृद्धि को आपको जो है चुनना चाहिए। और पीपीएफ का इंस्ट्रूमेंट आप अगर बॉय है तो उसके लिए रख सकते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स में। अच्छा, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि जो सुकन्या समृद्धि योजना है, वो बाकी के डेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से किस तरीके से अलग है? देखिए, सुकन्या समृद्धि स्कीम में दो चीजें अलग है। एक तो जो राशि आपको मिलती है वो पूरी तरह से आपको नहीं मिलती है। अगर आप पीपीएफ की बात करते हैं तो पीपीएफ में विड्रॉल ऑप्शन अवेलेबल है। 15 साल हम्म। होने के बाद आप पूरी की पूरी राशि निकाल सकते हैं। तो अगर आपने बच्चे की 1 साल से या 2 साल की एज पे शुरू किया पीपीएफ में और 15-16 साल पे निकाला, आप पूरी राशि को निकाल सकते हैं। वहीं जीवन जो सुकन्या समृद्धि स्कीम है उसके फीचर के अकॉर्डिंग अगर बच्चा 18 साल का होता है तो वहां पे आपको इंस्टॉलमेंट में राशि मिलती है। इंस्टॉलमेंट में निकाल सकते हैं, वो भी 50%। बाकी की जो राशि होती है जमा करी हुई, वो आपको 21 साल पूरे होने पे या शादी होने पे जो भी पहले होता है उसमें वो राशि आपको मिलती है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है सुकन्या समृद्धि में वो लमसम ना होके वो इंस्टॉलमेंट में दिया गया है। यही डिफरेंस है। तो मैं पीपीएफ को ही लेता हूं क्योंकि और इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा पीपीएफ ही एक लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होता है। तो पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि में यही एक डिफरेंस आता है। और रिटर्न भी आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत रिटर्न के अंदर भी वेरिएशन आएगा। जी। अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट को लेकर, इसमें हमने मुख्य रूप से 2 एसेट क्लास की बात की है। एक डेट, दूसरा इक्विटी। रियल एस्टेट और गोल्ड के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, रियल एस्टेट में जहां तक निवेश की बात है तो रियल एस्टेट का एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये कि रियल एस्टेट में आप छोटा छोटा अमाउंट करके निवेश नहीं कर सकते। अगर आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं आपको एक लमसम बड़ा निवेश करना पड़ेगा। अब रियल एस्टेट में अगर आपके पास बड़ी लमसम राशि नहीं है तो आपको लोन लेके जो है रियल एस्टेट में निवेश करना पड़ता है। अब इसमें एक जो सबसे बड़ा इशू ये कि अगर आपने लोन ले लिया तो आपकी एक सेविंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है लोन की ईएमआई में चला जाता है। तो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए आपके पास सेविंग के लिए कम राशि बचती है। अब अगर आप रियल एस्टेट को चुनते हैं निवेश के लिए तो रियल एस्टेट का भी जो रिटर्न है लगभग वो लॉन्ग टर्म में जब मैं देखता हूं तो इक्विटी के बराबर ही आता है। तो अगर मुझे दोनों का विकल्प चूज करना पड़े तो मैं इक्विटी को जो है इंपॉर्टेंस दूंगा क्योंकि लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स है, मैं अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकता हूं। और कल को मुझे अगर 10 लाख की जरूरत पड़ी तो मैं 10 लाख ही निकालूंगा। रियल एस्टेट में अगर 10 लाख की जरूरत पड़ी तो मुझे पूरा का पूरा रियल एस्टेट निकालना पड़ेगा। तो इसकी वजह से मैं इक्विटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। दूसरा आपने कहा गोल्ड, एक अच्छा एसेट क्लास है। हम इन्फ्लेशन हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन यूज करते हैं, लेकिन माता पिता के लिए गोल्ड जो है ज्यादातर जैसे बच्चों की शादी करनी है तो उसके लिए भी एक निवेश करने का एक जरिया बन जाता है जहां पे वो फिजिकल गोल्ड लेना चाहते हैं। बट मेरी राय में फिजिकल गोल्ड भी आप रखें क्योंकि हम उसको नकार नहीं सकते, ये नहीं बोल सकते कि आप फिजिकल गोल्ड बिल्कुल ना खरीदें, वो हर माता पिता की विश होती है। लेकिन अगर आप निवेश एसेट एलोकेशन में अगर आप जोड़ रहे हैं तो गोल्ड को या तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है जिसके जरिए आप निवेश कर सकते हैं, या गोल्ड ईटीएफ है, या गोल्ड म्यूचुअल फंड है। ये विकल्प चुनने चाहिए जब आप अपने एसेट एलोकेशन का गोल्ड एक हिस्सा बनाते हैं। अच्छा, आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड ईटीएफ की बात की। हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि इन दोनों में फर्क क्या है? जी, देखिए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सरकार की स्कीम है जिसके अंदर आप एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, आपको उसमें यूनिट्स अलॉट किए जाते हैं, ऑन पेपर फॉर्म में आपको मिलता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का जो फीचर है वो ये कि आपको 2.5% का इंटरेस्ट ओवर एंड अबव जो भी गोल्ड का एप्रिसिएशन होगा उसके ओवर एंड अबव आपको 2.5% का इंटरेस्ट दिया जाता है। ये इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। 8 साल की ये स्कीम होती है और 5 साल के बाद इसमें मैच्योरिटी का ऑप्शन होता है। अब इसमें जो एक सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है वो ये कि अगर आप 8 साल तक आप निवेश रहते हैं तो जो भी आपको मुनाफा आप कमाते हैं उस मुनाफे पे आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है, जो कि एक बड़ा अच्छा बेनिफिट है। तो अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करते हैं, 8 साल के बाद मैच्योरिटी लेते हैं, तो जो भी आपने मुनाफा कमाया तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा 2.5% का जो एडिशनल इंटरेस्ट है वो आपको मिलता रहेगा। तो ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का फीचर है। और जो इसकी मैच्योरिटी होगी वो उस के दौरान जो भी गोल्ड प्राइस होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको मैच्योरिटी मिलेगी। ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है। इसके कंपैरिजन में गोल्ड ईटीएफ होते हैं
गोल्ड ईटीएफ म्यूचुअल फंड्स ही होते हैं, लेकिन ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं। तो जैसे आप स्टॉक में निवेश करते हैं, ट्रेड करते हैं, ऐसे ही गोल्ड ईटीएफ में ट्रेड किया जा सकता है। एक लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स होता है, उसका अंडरलाइन जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो गोल्ड ही होता है। तो गोल्ड ईटीएफ में आपके पास लिक्विडिटी होती है कि आप कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी उससे एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। हालांकि आप भी यही सलाह देंगे कि अगर जब बच्चों के भविष्य के लिए कोई आदमी इन्वेस्ट कर रहा है, कोई पेरेंट इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो उनको अनुशासित निवेश करना चाहिए, वो बीच में पैसे निकालने की बात नहीं आनी चाहिए। आपका क्या नहीं, कहना है? मेरी भी यही राय है कि निवेश जो हो वो आपका अनुशासित हो। आप निवेश को जारी रखें लंबी अवधि में। गोल्ड ईटीएफ में हाँ ये जरूर रहता है कि अगर गोल्ड प्राइसेस सडनली बढ़ गए तो एक जिज्ञासा रहती है कि क्या मैं इसको बुक कर लूं। तो मेरी राय में अगर गोल्ड में निवेश की बात आती है तो पहला आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करिए, उसके बाद जो एलोकेशन बच जाता है तब आप गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर सकते हैं। एक डिफरेंस ये है कि गोल्ड ईटीएफ में मुझे ट्रेडिंग अकाउंट की भी जरूरत पड़ेगी, डीमैट अकाउंट की भी जरूरत पड़ेगी। बहुत से जो निवेशक हैं वो इनके बारे में नहीं जानते हैं, तो उनके लिए गोल्ड म्यूचुअल फंड एक ऑप्शन हो सकता है, जिसमें कि आप मंथली एसआईपी भी कर सकते हैं। जी, अब बात करते हैं इसके, आपने एसेट एलोकेशन वगैरह के बारे में बता दिया है। एक खास चीज और बता दीजिए कि डेट और इक्विटी की आपने बात बता दी कि 50-50 आमतौर पर किया जाना चाहिए। अगर गोल्ड में कोई आदमी, कोई पेरेंट इन्वेस्ट करना चाह रहा हो, तो उसको अपने पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, आमतौर पर जब एसेट एलोकेशन की हम बात करते हैं तो मेजर हिस्सा जो है आपका इक्विटी और डेट में होता है। अब इक्विटी के में जैसे मैंने कहा, एक बैलेंस पोर्टफोलियो में 50% इक्विटी और 50% डेट हो गया। गोल्ड भी एक अच्छा एलोकेशन है, एसेट एलोकेशन है। और गोल्ड में निवेश मेरी राय में जो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसका 5 से 10% का आप निवेश जो है गोल्ड में रख सकते हैं। तो 50% इक्विटी गया, 40% आपका डेट गया, और बाकी 10% आपने गोल्ड में निवेश कर लिया। तो इस तरह से अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो एक अच्छा पोर्टफोलियो बन सकता है। 10-15% से ज्यादा का निवेश आप गोल्ड में ना करें, वो वही मैं सलाह दूंगा। जी, एक और भी बात आती है कि जब मान लीजिए कि बच्चे की पढ़ाई के लिए हमने इन्वेस्ट किया, वो वक्त करीब आ रहा है, 5 साल दूर है, तो क्या ऐसे में इक्विटी में जो हम इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, उसको धीरे धीरे डेट में शिफ्ट करना चाहिए, ताकि जो रिटर्न उसने जनरेट किया है वो सुरक्षित रहे, और शेयर मार्केट का जो साइकिल है, मान लीजिए वो डाउनवर्ड जा रहा है, तो वो बेअसर रहे हमारी। देखिए, आमतौर पर एक एसेट एलोकेशन के साथ आप चलते हैं, आप किसी लक्ष्य को लेकर, और आप 50% इक्विटी लेते हैं या 60% लेते हैं अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। जब भी कोई आपका लक्ष्य नजदीक होता है तो उस टाइम मुझे जो भी मैंने राशि जमा करी है या एक्यूमुलेट किया है उसको मुझे सिक्योर करना है। तो उसके लिए जरूरी है कि गोल से 1, 2 या 3 साल पहले से आप उसको शिफ्ट करना शुरू कर दें। तो मैंने जो इक्विटी में निवेश कर रखा है, इक्विटी में जो मैंने एक्यूमुलेट कर लिया, मैं उसको डेट की तरफ शिफ्ट करूंगा, ताकि मेरा जो है वो एक्यूमुलेशन सिक्योर हो जाए। तो आपने जो कहा वो सही है कि हमेशा लक्ष्य से 1-2 साल पहले आपको जो है अपना पोर्टफोलियो एसेट एलोकेशन चेंज करना शुरू कर देना चाहिए, और ज्यादा जो है आपका डेट में चला जाना चाहिए, जिससे कि गोल के लिए राशि गोल के वक्त आपकी पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव ना हो। ना हो। अब हम बात करेंगे सर स्पेशल नीड्स चाइल्ड की। आप उनके बारे में कुछ बताएं कि उनके लिए प्लानिंग किस हिसाब से करनी चाहिए? जी, देखिए, जिन माता पिता के स्पेशल चाइल्ड होते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट जो है भिन्न होती है, उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, क्योंकि उनका लाइफ लॉन्ग डिपेंडेंसी हो जाती है। तो किसी भी माता पिता के लिए जो रिक्वायरमेंट आती है स्पेशल चाइल्ड के लिए, वहां पे एजुकेशन, मैरिज ये गोल नहीं होते हैं, उनका जो लाइफ लॉन्ग का खर्चा कैसे मीट होगा इसके लिए रिक्वायरमेंट आती है। अब एक सबसे बड़ा मुश्किल आता है माता पिता के लिए कि इसका गोल कैसे तय किया जाए। एजुकेशन है, मैरिज है, तो आप एक एज के हिसाब से गोल तय कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल चाइल्ड का वो मंथली रिक्वायरमेंट तो लाइफ लॉन्ग होने वाला है। तो उस लाइफ लॉन्ग को गोल में कैसे कन्वर्ट किया जाए? तो आमतौर पर हम ये सलाह देते हैं कि जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको आप लॉन्ग टर्म, शॉर्ट और मीडियम टर्म में डिवाइड कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, कि आगे के 3 साल के जो भी एक्सपेंस होंगे मैं उसको शॉर्ट टर्म में ले जाता हूँ, 10 साल जी। के बाद जो भी एक्सपेंस मीट होने हैं उसको मैं लॉन्ग टर्म में लेके जाता हूँ, और इसके बीच में जो भी होगा वो मीडियम टर्म में लेके जाता हूँ।
इसके अलावा जो भी उस बच्चे से रिलेटेड एक्सपेंस होंगे वो मैं गोल हॉराइजन के अकॉर्डिंग में ऐड कर दूंगा। उदाहरण के तौर पर कि बच्चा अगर उसी घर में रहेगा और घर के लिए मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, तो वो जिस समय भी करना पड़ेगा वो शॉर्ट, लॉन्ग या मीडियम टर्म में आ जाएगा। जब आप गोल्स को इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं तो आपका निवेश आसान हो जाता है कि लंबी अवधि के लिए मुझे क्या क्या निवेश करना है, मीडियम टर्म में क्या निवेश करना है, और गोल शॉर्ट टर्म के लिए मुझे कहाँ निवेश करना है। तो गोल जो सेटिंग है वो इस तरीके से करनी चाहिए और इसके बाद किसी निवेश का चयन करना चाहिए। अब क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट का जो बास्केट्स हैं वो लगभग वही है जो मुझे या आपको अवेलेबल है, कोई ऐसा स्पेशल स्कीम्स अवेलेबल नहीं है स्पेशल चिल्ड्रन के लिए। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे भी उनको लॉन्ग टर्म बिना इक्विटी के मेरी राय में एक अच्छा कॉर्पस एक्यूमुलेट करना मुश्किल होता है। और माता पिता के लिए जरूरी है कि जैसे अपने अपने रिटायरमेंट की जब वो प्लानिंग करते हैं तो उस रिटायरमेंट में अपने साथ साथ अपने जो स्पेशल चाइल्ड है उसके खर्चों के लिए भी एक कॉर्पस एक्यूमुलेट करना पड़ता है। तो जो रिटायरमेंट प्लानिंग है उसमें दो कॉर्पस हो जाते हैं, एक जो माता पिता को खुद की जरूरत पड़ेगी, दूसरा जो कॉर्पस स्पेशल चाइल्ड के लिए जरूरत पड़ेगी। तो रिटायरमेंट प्लानिंग जो है स्पेशल चिल्ड्रन फैमिलीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस रिटायरमेंट प्लानिंग में दो जनरेशन की प्लानिंग उनको करनी पड़ रही है। आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं और हमें पूरा भरोसा है कि आपने जो निवेश की सलाह दी है वो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मददगार साबित होंगी। जागरण डायलॉग्स में हम हमेशा आपके फायदे की बात करते हैं। यह कार्यक्रम आप दैनिक जागरण के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और इसका आलेख आप जागरण.com पर पढ़ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी।